हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार सी लव स्टोरी के साथ जिसमें हमारी फीमेल लीड का रोल एक एजेंट का होता है। इस वक्त वो एक मिशन पर थी जिसमें उसे हमारे मेल लीड और हैंडसम सीईओ से कुछ डेटा चुराना था, मगर जाने अनजाने में उसे हो जाता है प्यार, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बॉस ने उसे पहले से ही वार्न कर दिया था कि अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाई तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन प्यार करना कौन सा उसके हाथ में था। अब वो अपने दिल की बात मानती है या फिर अपने बॉस की, ये जानने के लिए बढ़ते हैं हमारे आगे की पार्ट की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये मजेदार सा ड्रामा आप लोगों के लिए मेरी एक फ्रेंड एक्सप्लेन करने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे प्यार और सपोर्ट दिखाए ताकि वो अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रख पाए। तो कहानी की शुरुआत में हमें अपनी मेन लीड दिखाई गई जिसका नाम था निंगुई। वो अपने पार्टनर को याद करते हुए कह रही थी कि किंग जिन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि धोखा देना मेरी फितरत बन चुकी है और मैं चाहकर भी इस फितरत को बदल नहीं सकती। दरअसल निंगुई और किंग जिन रिलेशन में थे। किंग जिन तो पूरी तरह से निंगुई को अपना सब कुछ मान चुका था, मगर निंगुई के दिल में अभी भी किंग जिन के लिए वैसे जज्बात नहीं थे। और इसी दौरान किंग जिन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। वो कह रहा था कि अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता, तो क्यों ना हम अपने रिश्ते को एक नाम दें। अब निंगुई ने एंगेजमेंट रिंग तो पहन ली, मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि वो किंग जिन के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं पर किंग जिन ने तो निंगुई के साथ पूरी लाइफ बिताने के सपने देख रखे थे। वो उससे वादा करता है कि जैसे ही वो लोग चाइना वापस जाएंगे वो ऑफिशियली सबको बता देगा कि अब वो दोनों इंगेज्ड है, फिर जल्दी वो लोग शादी कर लेंगे। साथ ही साथ किंग जिन ने ये भी डिसाइड किया था कि उनके 2 बच्चे होंगे और वो निंगुई को पूरी दुनिया घुमाने लेके जाएगा। जिसके बाद वो निंगुई से एक प्रॉमिस भी ले लेता है कि आगे चलकर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उन दोनों के रिश्ते में कोई झूठ नहीं बोलेगा। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मगर जब किंग जिन गहरी नींद में था तभी निंगुई ने उसके लैपटॉप से सारा डेटा कॉपी कर लिया। दरअसल निंगुई ने इसी डेटा को हासिल करने के लिए किंग जिन से नजदीकियां बढ़ाई हुई थी। हालांकि अपने मिशन को पूरा करने के चक्कर में वो किंग जिन से प्यार कर बैठी और अब जबकि उसे वो सारा डेटा मिल गया था तो उसे किंग जिन से अलग होना है। भले ही वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए वो अपने दिल पर पत्थर रख के किंग जिन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और अब हमें दिखाया जाता है कि निंगुई ने वो सारा डेटा एक बंदे के हवाले ही कर दिया है। वो बंदा तो निंगुई को देखते ही समझ गया कि वो जरा बदल सी गई है। इसीलिए वो निंगुई से कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें बस उसके साथ प्यार का नाटक करना है, लेकिन तुम तो सच में ही उसे अपना दिल दे बैठी। जिस पर निंगुई कहने लगी कि तुम्हें जो भी डेटा चाहिए था वो इस पेन ड्राइव में है, बस मुझसे एक वादा करो कि तुम किंग जिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसकी बातें सुनकर तो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा कि किंग जिन का क्या करना है वो मेरा डिसीजन है, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इधर निंगुई किंग जिन को याद करते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, शायद तब हमारी कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले ले। और अब हमें सीधे 7 सालों के बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम मू फैमिली के 2 बच्चों को देखते हैं। लड़के का नाम जिंग था और लड़की का नाम था बाओ। बाओ अपने भाई से कह रही थी कि हमने अपने फादर को आज तक नहीं देखा, पता नहीं मम्मा हमें उनसे कब मिलवाएगी। जिस पर जिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं भी उनके लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे तो स्कूल में हर रोज चिढ़ाया जाता है कि हम लोगों के पापा नहीं है। सच बताओ तो मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा तंग आ गया। और तभी मो फैमिली का बटलर उनसे कहने लगा कि देखो तुम्हारी मदर आ गई। अब यहाँ पर हमें यून नाम की बंदी दिखाई गई जो कि दिखने में हूबहू निंगुई जैसी थी। उन्हें बताती है कि मुझे मेरे एक फ्रेंड से मिलने जाना है, तब तक तुम दोनों अंकल जिन के साथ रहो और उन्हें बिल्कुल परेशान मत करना, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। जिसके लिए वो दोनों बच्चे तुरंत ही राजी हो गए। अब उनके वहाँ से जाते ही चिन नाम का बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कह रहा था कि आपकी मेरे बॉस के साथ मीटिंग है तो प्लीज हमारे साथ चलिए। इसलिए यून तुरंत ही उसके साथ रवाना हो गई। वही दूसरी तरफ यून के बच्चे उनकी माँ के लिए काफी देर से परेशान थे क्योंकि बहुत देर हो गई और वो अभी तक वापस नहीं लौटी थी। तभी बाव अपने भाई को बताने लगी कि मेरी स्मार्ट वॉच में मम्मा का लोकेशन है, तो क्यों ना हम ही खुद उनके पास चले जाए। वहीं पर यून उस मिस्ट्रेस बंदे से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी कहानी के मेन लीड यानी कि किंग जिन को। वो यून से कहने लगा कि आखिरकार 7 सालों बाद हमारी मुलाकात हो ही गई। हालांकि यून ने उसे पहचानने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। उससे पूछ रही थी कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर किंग जिन जवाब देते हुए कहने लगा कि हम दोनों तो एक दूसरे को काफी गहराई से जानते हैं, हम दोनों की कई सारी यादें हैं, मगर तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल और
और बहादुर थी कि सब कुछ पीछे छोड़कर भाग गई और अब 7 साल बाद दोबारा से वापस आई हो। जिस पर यून कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि मुझे तो आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। ये सुनकर किंगजिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर फिर भी वो यून से कुछ नहीं कहता। अब वो यून को एक ड्रिंक ऑफर करते हुए कहने लगा कि शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। तो यून उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरे ख्याल से आपने मुझे पहचानने में गलती की है, मैं आज से पहला कभी आपसे नहीं मिली हूँ। जिस पर किंगजिन भी उसकी बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि तुम हूबहू उसी के जैसी दिखती हो। इधर यून को लग रहा था कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए तुरंत ही अपनी ड्रिंक खत्म करके वहाँ से जाने लगी। मगर किंगजिन तुरंत गुस्से में उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि 7 सालों के बाद तुम मुझसे मिल रहे हो, क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? जिसके बाद वो अचानक से ही उनको किस करता है। इससे तो यून काफी ज्यादा भड़क गई थी। साथ ही साथ उसे तो एक सदमा भी लग गया था कि एक अनजान शख्स उसे किस कैसे कर सकता है। इसलिए उसे धमकाते हुए कहने लगी कि अगर तुम मुझ पर जबरदस्ती करोगी तो मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। अब वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी किंगजिन अपने गार्ड्स को वहाँ पर बुलाकर कहने लगा कि ये बंदी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सब देखकर तो यून और ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। अब इस सारा सीन चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर यून के बच्चे उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए पहुँच जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उनकी माँ ने उनके खोए हुए पापा को ढूंढ ही लिया, इसलिए वो बच्चे किंगजिन को ही पापा पापा कह के बुला रहे थे। इधर किंगजिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है क्या सच में तुम्हारे बच्चे हैं और तुमने शादी भी कर ली? जिस पर यून कह रही थी कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना चाहिए। इसलिए किंगजिन उन बच्चों से ही उनकी एज पूछ रहा था। तो बच्चे बता देते हैं कि वो ट्विंस है और उनकी उम्र 6 साल है। वहीं पर यून अपने बच्चों को किंगजिन से दूर हटने के लिए बता रही थी, मगर वो बच्चे थे कि उसकी एक नहीं सुनते, इसलिए उसने खुद ही उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। अब बच्चे उससे पूछ रहे थे कि मम्मा क्या सच में ये हमारे पापा हैं? और ऐसा ही एक सवाल किंगजिन भी शॉक होकर दोहराता है कि क्या ये मेरे बच्चे हैं? जिस पर यून इरिटेट होकर कहने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या ड्रामा लगा के रखा है, मैं तो आपको जानती भी नहीं। मेरा नाम मुयून है और मैं आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं जिसे आप 7 सालों से ढूंढते आ रहे हो। अब चुपचाप से हमें यहाँ से जाने दो। इसलिए किंगजिन भी अपने गार्ड्स को साइड में हटने के लिए बता देता है। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे कि आखिर एक बंदी हूबहू निंगुई जैसे कैसे दिख सकती है। अब यून के वहाँ से जाते ही किंगजिन का असिस्टेंट चेन वहाँ पर आ जाता है। किंगजिन ने उसे यून के बारे में पता करने के लिए बताया हुआ था। वो कहने लगा कि बॉस ये बंदी लास्ट मंथ ही चाइना आई थी और वो मू फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। फिलहाल तो उसकी लाइफ में कोई नहीं, इसलिए वो अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला कि उसके चाइना आने से पहले की सारी इन्फॉर्मेशन मू फैमिली ने सीक्रेट रखी है। जिस पर किंगजिन कह रहा था कि तुम उसके बारे में और चीजें पता करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं। किंगजिन को तो बस इन 7 सालों की मिस्ट्री जाननी थी। उसे पूरा यकीन था कि ये बंदी जरूर से निंगुई है, मगर यून बनने का नाटक कर रही। हालांकि उसने भी ठान लिया था कि वो यून का नकाब जल्दी हटा देगा। अब अगले दिन यून अपने बच्चों के स्कूल से वापस आने का इंतजार ही कर रही थी कि तभी डोर बेल बजने लगी। उसे लग रहा था कि शायद बच्चे वापस आ गए होंगे, लेकिन दरवाजे पर तो किंगजिन था। अब वो बिना परमिशन लिए ही सीधा घर में घुस जाता है। जो देख यून उसे गुस्से में कहने लगी कि ये क्या जबरदस्ती है, मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं वो बंदी नहीं हूँ, मगर आप हो कि मानने के लिए तैयारी नहीं, और आज तो आप सीधे मेरे घर में ही घुस गए। हालांकि किंगजिन उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता, इसलिए यून उससे कहने लगी कि यू किसी के घर में घुसना इलीगल है। जिस पर वो कहता है ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी पुलिस को कॉल कर यहाँ बुला लेता हूँ। उसका कॉन्फिडेंस देखकर यून समझ गई कि ये बंदा तो किसी के बाप से नहीं डरता, इसलिए वो कहती है कि मेरे बच्चे थोड़ी ही देर में स्कूल से वापस आ जाएंगे, तो आप जल्दी से यहाँ से चले जाए। अगर उन दोनों ने हमें एक साथ देख लिया तो कुछ गलत समझ बैठेंगे। और तभी किंगजिन उसे सीरियस होकर पूछने लगा कि इस बार सच बताओ, ये बच्चे मेरे हैं ना? ये सुनकर तो यून उस पर काफी ज्यादा इरिटेट हो गई। वो कहने लगी कि मैं आपसे कल पहली बार मिली हूँ, ना ही मेरी पहले आपसे कभी मुलाकात हुई और ना ही हमारा कोई ताल्लुक था। मगर किंगजिन को उसकी कही किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि 7 साल पहले तुम मुझे अचानक से छोड़कर चली गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम्हारा कोई ट्रेस नहीं मिला। बताओ मुझे, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुमने हमारा प्यार, हमारी यादें सब कुछ भुला दी, और अब जबकि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी निंगुई हो, और अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगा। जिसके बाद वो जबरदस्ती यून का ड्रेस हटाने लगा। दरअसल निंगुई के शोल्डर पर एक टैटू था, लेकिन वो यून पर उसे नहीं मिलता, और उसकी बदसलूकी देखकर यून ने सीधे उसके कान के नीचे लगा दी। इसलिए उस पे जबरदस्ती करते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा टैटू कहाँ गया? अब किंगजिन उसे गुस्से में सारे सवाल पूछ ही रहा था कि तभी यून के बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि शायद इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए वो कहने लगे कि
शायद यही हमारे पापा है और ये हमारी मम्मा को मनाने आए हैं। अब बच्चे तो किंगजिन को ढेर सारा लाड दिखा रहे थे, जो देखकर यून और ज्यादा इरिटेट होने लगी। वहीं पर किंगजिन भी उनका लाड करते हुए कहने लगा कि तुम दोनों बहुत ज्यादा क्यूट हो, अगर तुम चाहो तो मैं हर रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। इधर यून उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए उसे अपना पासपोर्ट और ID कार्ड शो करने लगी। वो कहती देखो मैं तुम्हारी निंगुई नहीं हूँ, जिस पर वो कहते तुम निंगुई हो तो वो कहती ना मैं वो नहीं हूँ। अरे अब इन दोनों की तू मैं दोबारा से शुरू हो गई, इसलिए फाइनली बच्चों को ही इन दोनों की लड़ाई रोकनी पड़ती है। वो कहने लगे कि लड़ाई झगड़े से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप दोनों के आर्गुमेंट करने से तो ये मसला और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस पर यून कहने लगे कि शायद तुम दोनों सही बोल रहे हो। बेचारे किंगजिन को एक बहुत बड़ा धोखा मिला है, जिससे वो 7 सालों में भी उभर नहीं पाया। अब इन्हें और कोई नहीं मिला, इसलिए मुझ पर ही अपना गुस्सा उतार रहे। खैर अब झगड़े तो खत्म ही हो गए, इसलिए प्लीज आप यहाँ से जाने की मेहरबानी कीजिए। जिस पर किंगजिन भी कहने लगा कि ठीक है, वैसे भी अब तो डेली मिलना जुलना होता ही रहेगा, क्योंकि मैं भी यही पड़ोस में रहता हूँ। जो सुनकर तो बाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि अब तो आप हमसे हर रोज मिलने आया करो। तो किंगजिन भी उसे प्रॉमिस करता है कि उनकी हर रोज मुलाकात होगी। अब बातों ही बातों में उसने बाओ का हेयर सैंपल कलेक्ट कर लिया, जिसे वो चेन को देते हुए कहने लगा कि जल्दी से इसका DNA टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट भेजो। साथ ही साथ यही आसपास मेरे रहने की अरेंजमेंट कर देना, क्योंकि आज के बाद मैं निंगुई का पड़ोसी हूँ। जिसके बाद हमें यून के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जिन्होंने यून चाइना वापस आने की खुशी में एक दावत रखी थी और इसमें किंगजिन भी इनवाइटेड था। वो बड़ी ही चालाकी से यून के अब्रॉड ट्रिप के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। तो मिस्टर मू से उसे पता चला कि यून का एक एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए उसे पुरानी ज्यादा बातें कुछ याद नहीं, मगर धीरे धीरे उसकी सारी मेमोरीज वापस आने की उम्मीद है। साथ ही साथ मिस्टर मू चाहते थे कि किंगजिन और यून के दरमियान जान पहचान हो जाए, जिस पर किंगजिन उन्हें बता देता है कि वो तो यून को पहले से ही जानता था। जो सुनकर मिस्टर मू भी काफी ज्यादा खुश हो गए। जिसके बाद वो दावत में जाकर अपने सभी मेहमानों का वेलकम करते हुए बताने लगे कि आज मैं आपके साथ 2 गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि मेरी ग्रैंड डॉटर यून फाइनली अपने कंट्री वापस आ गई। मैंने तो न जाने कितने ही साल उसका इंतजार किया और देखो आज वो फाइनली हमारे साथ है। यून ने अपनी लाइफ में कई सारी मुश्किलों का सामना किया है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और अब वो अकेली अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही है, जिससे साबित होता है कि यून इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल है। और अब इन्हीं क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सेकंड गुड न्यूज शेयर करने वाला हूँ। मैंने हाल ही में अपनी विल बदल दी, अब यून ही मेरी सारी प्रॉपर्टी की वारिस होगी। ये सुनकर तो यून के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक शख्स हैरान हो गया। साथ ही मिस्टर मू कहने लगे कि यून के घर आने की खुशी में मैंने उसके लिए गिफ्ट दिया है, आज के बाद ये पूरा मैंशन उसका हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर मू की डॉटर इन लॉ अपना इतराज दिखाते हुए उनसे कह रही थी कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने हमसे एक बार डिस्कस करना चाहिए था। जिस पर मिस्टर मू जवाब देते हुए कहने लगे कि सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने खून पसीने से कमाई है, तो भला मैं तुम्हारे साथ सलाह मशवरा क्यों करने लगा। तभी मिस्टर मू की एक और ग्रैंड डॉटर शियान उनसे कहने लगी कि हम जानते हैं कि आप यून से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मगर आपने इतना बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हालांकि मिस्टर मू उन दोनों की भी एक नहीं सुनते। वो कह रहे थे कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने किया क्या है, इसलिए मुझे तुम्हारी राय लेने की कोई जरूरत नहीं। अब उनकी वहाँ से जाते ही उनकी आंट उससे कह रही थी कि पापा तो हमारी एक नहीं सुन रहे, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम अकेले इस प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकती। साथ ही शियान भी उन पर इल्जाम लगा रही थी कि उसी ने उनके ग्रैंडफादर को भड़काकर उन्हें अपनी विल बदलने पर मजबूर कर दिया। जिस पर यून कहने लगी कि मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मगर शियान तो बस उसे सबके सामने जलील करना चाहती थी। वो कहने लगी कि तुमने अपने पर्सनल लाइफ में क्या किया इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हम कंगाल होने वाले हैं। तुमने बिना शादी के ही 2 बच्चे पैदा कर दिए, उनका बाप कौन है ये तो तुम्हें खुद भी पता नहीं, और अब उन्हीं बच्चों को दिखा के तुमने हमारे ग्रैंडफादर को अपने जाल में फंसाया। जिस पर यून गुस्सा होते हुए कहने लगी कि तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में मैं एक भी लफ्ज सुनना पसंद नहीं करूंगी। मगर शियान है जो रुकने का नाम नहीं लेती। वो कहने लगी कि मैं तो जो सच है वही बता रही हूँ, यहाँ इस सभी मेहमानों को पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। अब इतनी सारी बेइज्जती झेलने के बाद यून ने तुरंत ही गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा दी। वो कहने लगी कि आइंदा से मुझ पर कोई कमेंट मत करना, आज तो बस थप्पड़ पड़ा है, अगली बार मैं सीधे तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब वो हंसी जा ही रही थी कि तभी शियान ने उस पर वाइन फेंक दी। हालांकि किंगजिन ने खुद ही बीच में आकर यून की इंसल्ट होने से उसे बचा लिया। जिसके बाद वो यून को भीड़ से अलग ले जाकर डांटने लगता है। वो कह रहा था कि तुम मू फैमिली की बेटी हो, भला ऐसे सबके सामने तुम अपनी बेइज्जती होते हुए कैसे सहन कर सकती हो। और इस बार तो करिश्मा हो गया। यून उसे खुद ही थैंक्स बोल रही थी, मगर वो दोनों आगे कुछ बात कर पाए इससे पहले चेन वहाँ पर टपक जाता है।
अब चेन के सामने तो यून कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से चली गई। साथ ही साथ किंगजिन भी चेन से कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ गलत टाइम पर आए हो, जिस पर वो कहने लगा कि बड़े भाई यार मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ये देखो डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें क्लियरली लिखा गया कि वो बच्चे आपके नहीं है। अब उस रिपोर्ट को देखकर तो किंगजिन और ज्यादा परेशान हो गया। रात के समय वो निंगुई के साथ जो भी पल रिकॉर्ड करे थे उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं सच में तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। तुम मुझे बिना कुछ बताए चली गई, मगर तुमसे ज्यादा तो मैं खुद से नफरत करता हूँ। क्या आखिर मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पाया? और तभी उसे अपने सामने निंगुई नजर आने लगी। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, जिस पर वो कहती है हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और अब वो दोनों किस करते हैं। मगर ये तो किंगजिन का हमेशा जैसा ही बस एक और हेलुसिनेशन था। वो कहते हैं निंगुई इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वही दूसरी तरफ यून भी किंगजिन के ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो कहती क्या वाकई मैं सच में उस निंगुई जैसी दिखती हूँ? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज तो उसने सबके सामने मुझे प्रोटेक्ट किया। मेरे हिसाब से तो बंदा पूरा की पूरा साइको है। अब अगले दिन वो अपने बच्चों को बता रही थी कि आज उसका इंटरव्यू है। उसे इस जॉब की काफी ज्यादा जरूरत थी ताकि वो अपनी फैमिली से कोई मदद मांगने पर मजबूर ना हो। वो अपने बच्चों से कह रही थी कि मुझे गुड लक विश करो और घर आने के बाद मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना पकाऊंगी। और तभी वहाँ पर किंगजिन भी पहुँच जाता है। यून तो उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वो परेशान होकर उससे कहने लगी कि बाप रे शायद तुम तो इसी एरिया में रहते हो, पहले तो मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रहे। जिस पर किंगजिन कहने लगा कि तुम ज्यादा घबराओ नहीं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा। तो वहाँ पर यून भी उसे उल्टा जवाब देते हुए कहने लगी कि अगर क्रिमिनल भी होते तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और तभी किंगजिन उसे धमकाते हुए कहने लगा कि अगर तुम गिल्टी निकली तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए दुआ करो कि पास्ट में तुमने कुछ गलत नहीं किया हो। मगर यून पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं होता। वो तो उसे उल्टा पागल बोलकर वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही बा और जिंग बाहर आ गए। वो लोग उनकी माँ के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगकर उसे एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करते हैं, जिसकी मदद से ये लोग कभी भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। किंगजिन को भी ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया। इधर यून इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर दोबारा से उसकी मुलाकात किंगजिन से हो गई। वो कहने लगी कि प्लीज अब ये मत बोलना कि तुम भी यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आए हो। जिस पर किंगजिन जवाब देते हुए कहने लगा कि यहाँ मेरा इतना बड़ा फोटो लगा है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि ये कंपनी मेरी है? जो सुनते ही यून कहने लगी हो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ जो यहाँ पर जॉब कर पाऊँ। अब वो हंसी जा ही रही थी कि तभी किंगजिन उससे कहने लगा कि शायद तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा डर लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ। जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और रही बात इस जॉब की तो यहाँ बस आपका और मेरा समय जाया होगा। साथ ही साथ आप दिन भर मेरे आगे पीछे मक्खी जैसे भिनभिनाते रहोगे, इसीलिए डर मुझे नहीं बल्कि आपको लगना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आपको मुझसे प्यार हो जाए और फिर मैं आपके एक्स गर्लफ्रेंड की जगह ले लूं। इसलिए किंगजिन ने गुस्से में आकर यून को सीधे कंपनी के डायरेक्टर्स में ही शामिल कर दिया। साथ ही साथ उसे काफी अच्छी सैलरी भी ऑफर कर दी, जो सुनकर यून बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इनफैक्ट अब तो उसने किंगजिन के साथ मजाक करना भी शुरू कर दिया था। उसके फोटो की नकल करते हुए उसे उकसा कर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर चेन को भी हंसी आ रही थी। अब यून के ऑफिस ज्वाइन करने की खुशी में उसके सारे कलीग्स ड्रिंक करके एंजॉय करने लगे। यून भी उनके साथ काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। तब तक वहाँ पर किंगजिन भी आ जाता है। वो देखता है कि यून तो डांस करते हुए उसे आंख मार रही है और उसी वक्त यून का मिस बैलेंस होकर वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी किंगजी जाकर उसे थाम लेता है। इसी चक्कर में वो लोग काफी ज्यादा करीब आ गए और ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो उनके पिक्स भी क्लिक कर लिए थे, इसीलिए एम्बेरस होकर किंगजिन यून को लेकर वहाँ से चला गया। वही दूसरी तरफ हम शाओजी नाम की बंदी को देखते हैं, जो कि इसी कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती थी। उसने जब ऑफिस टीम में यून के फोटोज देखे तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। 7 साल पहले थाईलैंड में किंगजिन ने शाओ को निंगुई से मिलवाया था, वो भी अपनी वाइफ बताकर। मगर शाओजी तो निंगुई को देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो गई, क्योंकि वो किंगजिन से प्यार करती थी। इसलिए उसने निंगुई को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। उसने कुछ बंदों को निंगुई को खत्म करने का काम दिया था और अब 7 सालों के बाद वो निंगुई को जिंदा देख काफी ज्यादा शॉक हो गई। इसलिए वो तुरंत ही उसके एक फ्रेंड को कॉल करके बता देती है कि निंगुई अभी भी जिंदा है और वो फिलहाल जियांग सिटी में मौजूद है। वही दूसरी तरफ यून किंगजिन से कह रही थी कि तुम्हारी सो कॉल्ड निंगुई ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया और तुम्हें लगता है कि वो बंदी मैं हूँ। मुझे तो ये लग रहा कि तुम मुझसे नफरत करते होंगे, लेकिन तुम तो हर बार मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो। जिस पर वो कह रहा था कि बस कुछ दिन और रुक जाओ, एक बार ये बात कंफर्म हो गई कि तुम निंगुई हो फिर मैं तुमसे पर्सनली ही डील करूंगा, लेकिन तब तक ना ही तुम्हारे साथ में कोई हादसा होने दूंगा और ना ही तुम बीमार पड़ोगी, जिसके बाद हमें
थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सार ऑर्गेनाइजेशन के लुशाओ को देखते हैं। उस तक शाओजी का मैसेज पहुँच चुका था कि निंगुई जिंदा है और वो फिलहाल जियांग सिटी में है। तो कहने लगा निंगुई, फाइनली मुझे तुम्हारा पता मिल ही गया, अब जल्दी हमारी मुलाकात होगी। वही दूसरी तरफ किंग जिन घर वापस जाने के बाद ही उनके ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहते चलो अगर तुम पास्ट को भुलाना चाहती हो तो ठीक है, हम एक नई शुरुआत करेंगे। वही अगले दिन बाव अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने एक बात नोटिस की है कि अंकल किंग जिन आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। जिस पर यून जवाब देते हुए बताने लगी कि वो इसलिए क्योंकि मैं उनके एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हूँ। इधर किंग जिन स्मार्ट वॉच के जरिए उनकी सारी बातें सुन रहा था। वहीं पर बाव और जिंग अपनी मदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इस सिटी में किंग जिन जैसा केयरिंग और क्यूट लड़का उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो तो शादी के लिए एकदम बेस्ट मटेरियल है। उन्होंने 7 साल कड़ी मेहनत करके अपना बिजनेस सेटल किया, साथ ही साथ वो ढेर सारी चैरिटी भी करते हैं। वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है और सबसे मेन बात ये है कि वो हम दोनों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हमें ये भी पता है कि आप अंकल किंग जिन को काफी ज्यादा पसंद करती हो, बस हम आपके मुँह से ही सुनना चाहते हैं। इधर किंग जिन भी उसका जवाब सुनने के लिए बेताब था और तभी यून कहने लगी कि आजकल तुम काफी ज्यादा शरारती हो गए हो। मगर बाव तो जिद पर अड़ गई थी। मैं उस बंदे को काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। और ये सब सुनकर तो किंग जिन काफी ज्यादा खुश हो गया। अब बाव तो यून के सामने ही किंग जिन से बात करने लगी। वो कहती है हमारी माँ भी आपको काफी ज्यादा पसंद करती है। बेचारी यून को तो ये पहले पता ही नहीं था कि बाव ने तो ऑलरेडी किंग जिन को कॉल कनेक्ट किया है। अब अगले सीन में हम देखते कि शाओजी पेपर साइन करने के बहाने से किंग जिन के सामने यून की बात छेड़ देती है। वो कह रही थी कि यून तो हूबहू निंगुई जैसी दिखती है, मैंने कल ही उसके फोटो देखे थे। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला कि वो मू फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। क्या आपको नहीं लगता कि वो निंगुई है? मगर किंग जिन तो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो कहने लगा कि मैंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन शाओजी उसे समझा रही थी कि आपने उस निंगुई के चक्कर में अपने लाइफ के 7 साल गवा दिए, आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप एक बार फिर से उसकी वजह से हर्ट हो जाओ। मेरे ख्याल से आपने उस यून से दूर रहना चाहिए। तो फाइनली किंग जिन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, और सच बताओ तो मुझे तुम्हारे सजेशंस की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शाओजी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते कि मिस्टर मू बाव और जिंग से किंग जिन के बारे में पूछ रहे थे। वो कहते बताओ तुम्हें वो बंदा कैसा लगता है? जिस पर बाव बताने लगी कि हम तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि वही हमारे पापा बने। तो मिस्टर मू कहने लगे कि अरे नहीं बच्चों, तुम्हारी माँ तो उस बंदे को देखते ही उसके साथ झगड़े करना शुरू कर देती है। अगर एक दिन के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ दो तो वो एक दूसरे का खून ही कर देंगे। जिस पर जिंग कह रहा था कि ग्रैंडपा शायद आपको पता नहीं, दरअसल झगड़ों से ही प्यार बढ़ता है। ये सुनकर तो मिस्टर मू हैरान हो गए। वो कहते हैं कि तुम दोनों इतने छोटे होकर भी समझदार लोगों जैसी बातें करते हो। दिल ही दिल में वो खुद भी चाहते थे कि यून और किंग जिन एक साथ हो जाए। इधर यून ऑफिस से घर जा ही रही थी कि तभी कुछ मवाली बंदों ने उसे घेर लिया। दरअसल वो यून को मारने आए थे, मगर यून ही उन पर भारी पड़ जाती है। उसने तो तुरंत ही एक बंदे का हाथ मरोड़कर उससे पूछ भी लिया कि बताओ तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है? तो उस बंदे ने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। वो कहने लगा कि आपकी कजिन शियान ने हमें यहाँ भेजा था, इसलिए यून सबूत के तौर पर उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है। अब वहीं से ही थोड़ी दूरी पर किंग जिन की भी कार पार्क थी। वो देखता है कि यून तो अकेले ही 4-5 बंदों से झगड़े कर रही है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो बंदे डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। साथ ही साथ किंग जिन को ये बात भी कंफर्म हो गई कि यून काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो यून के साथ उसके घर आकर उससे पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो? निंगुई भी फाइटिंग स्किल्स जानती थी और तुम्हें भी लोगों से निपटना अच्छे से आता है, तो अब जल्दी से कबूल करो कि तुम ही निंगुई हो। साथ ही साथ वो यून का हाथ भी मरोड़ रहा था, तो वो उसे गुस्से में बता देती है कि मैंने थोड़े बहुत सेल्फ डिफेंस के क्लासेस किए थे। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। अभी दोनों ऐसे ही झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ पर यून के बच्चे और चेन पहुँच गया। चेन ने तो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। साथ ही बाव कहने लगे कि इन दोनों की जोड़ी तो कमाल की है, मगर पता नहीं क्यों ये दोनों हमेशा गुस्से में रहते हैं, इसलिए किंग जिन ने तुरंत ही यून का हाथ छोड़ दिया। तभी जिंग उनसे कहने लगा कि ग्रैंडपा एकदम ठीक बोल रहे थे, अगर आप दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए तो वाकई आप एक दूसरे की जान ले लोगे। अब तो ऐसा लगता है कि आप दोनों की झगड़े खत्म करने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ शियान को पता चला कि उसने भेजे हुए लोग तो उल्टा यून का ही मार खा के वापिस आ गए, जिस वजह से वो काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी कि अगर तुम उसे मार नहीं पाते तो मेरे पैसे वापस कर दो, मैं खुद ही उसे खत्म कर दूंगी। अब अगले दिन शाओजी यून को ड्रिंक पर इनवाइट करती है। वो कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम किंग जिन से थोड़ा दूर रहो। वेल इसकी खास वजह ये है कि तुम उसकी एक्स जैसी दिखती हो। अगर तुम दोनों ज्यादा टाइम साथ में रहने लगे तो किंग जिन को इससे प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ मैं किंग
जिन की मंगेतर हूँ, तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम हमारे बीच में आओ। यून तो उसकी बातों से काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, जिसके बाद वो कहने लगी कि आपने ये बातें मुझे नहीं बल्कि अपने मंगेतर को समझानी चाहिए, क्योंकि मैं उसके पीछे नहीं बल्कि वो मेरे पीछे घूमता है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली गई। इधर शाओजी सोच रही थी कि वाकई ये बंदी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहादुर है, शायद इसी वजह से किंग जिन अभी तक इससे मूव ऑन नहीं कर पाया। इधर यून अपने बच्चों के साथ न्यू कार परचेस करने के लिए शोरूम में पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ पर शियान और उसकी मदर भी आ जाती है। शियान ने तो यून को देखते ही उसे ताने मारना शुरू कर दिए। वो कह रही थी कि तुम हमारे ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टी इसी फालतू चीजों में उड़ा रही हो। जिस पर यून जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरी तुम्हारी जैसी आदतें नहीं कि दूसरों के पैसे पर अपने खर्चे चलाओ। इधर यून के बच्चों को पता था कि अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में झगड़े शुरू होने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत ही किंग जिन को कॉल लगा देते हैं। इधर यून शियान से कह रही थी कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो ये मैं कल रात ही समझ गई। तुम्हारे भेजे हुए गुंडों का मेरे पास वीडियो है, अगर मैं ग्रैंडफादर को ये दिखा दूं तो शायद तुम सीधा रास्ते पर आ जाओगी। अब ये दोनों और झगड़े कर पाए उतने में ही वहाँ पर किंग जिन पहुँच जाता है। तो उसे वहाँ देखते ही शियान और उसकी माँ ने तुरंत ही वहाँ से कल्टी मार दी। वहीं पर यून भी अब किंग जिन को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो हर बार उसके लिए स्टैंड लेता आया है। जिसके बाद ये लोग शोरूम के अंदर चले आए। वहाँ पर यून को एक कार परचेस करनी थी कि तभी शोरूम की बंदी यून को कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहने लगी कि हमारे एक मिस्टर्स गेस्ट ने आपके लिए कार ऑर्डर की है, बस आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। तो यून थोड़ी सी हैरान होकर उससे पूछने लगी कि आपके इस गेस्ट का नाम क्या है, जिस पर वो बंदी कहने लगी कि उनका नाम मिस्टर जी है। इधर किंग जिन भी सोच सोच के परेशान हो गया कि आखिर ये नया बंदा इनके बीच में कहां से टपक गया। इसलिए वो तुरंत ही यून से पूछने लगा कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो, मगर यून को भी उस बंदे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए यून को गुस्से में कहने लगा कि तुम ये कार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करोगी। इसीलिए यून भी उसकी बात मान जाती है, मगर थोड़ी देर में जिंग ने चुपके से अपनी माँ को बता दिया कि ये कार तो उसी ने उनके लिए ऑर्डर की थी। अब इन दोनों में क्या बात हुई इसके बारे में किंग जिन को कोई आइडिया ही नहीं था। इसलिए यून उसे चिढ़ाने के लिए उस बंदी से कहने लगी कि ठीक है मैं ये कार एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, जो देखकर किंग जिन को अब जलन फील हो रही थी। वो कहने लगा कि तुम तो इस बंदे को जानती भी नहीं, फिर उसका गिफ्ट एक्सेप्ट क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें ये सब थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा। जिस पर यून उसके मजे लेने के लिए कहने लगी कि शायद आपको जलन हो रही कि कोई मेरे लिए इतनी महंगी कार खरीद रहा है। अब उसका ताना सुनते ही किंग जिन बच्चों से कहता है कि ठीक है अब मुझे वापस जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम याद आया। उसके वहाँ से जाते ही जिंग अपनी माँ से कह रहा था कि अंकल किंग जिन तो आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से तो उन्हें जेलसी फील हुई। वही दूसरी तरफ किंग जिन चेन को बता रहा था कि जल्दी से उस बंदे के बारे में पता करो जिसने यून के लिए वो कार ऑर्डर की थी। मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर वो है कौन, उससे तो मैं पर्सनली निपटूंगा। अब चेन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी किंग जिन की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने आते ही पहले तो अपना पर्स गुस्से में चेन के हाथ में पटक दिया। वेल इनका नाम मॉली है। वो कह रही थी कि मैं तुम और उस बंदी क्या नाम है उसका, तो चेन कहता है यून, यून नाम है उसका। जिस पर मॉली कहती हाँ वो यून, मैं नहीं चाहती कि तुम उस बंदी के साथ ताल्लुकात रखो, मैं उस बंदी को बड़े अच्छे से जानती हूँ, वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिली प्यार करने, क्या हमारे शहर की सारी लड़कियां मर गई है जो तुम उसके पीछे पड़े हो। जिस पर किंग जिन कहने लगा माँ शायद आप यून को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि आप आगे चलकर उस पर रोब नहीं झाड़ पाओगी। वले सुनकर तो उसके माँ ने तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। वो किंग जिन को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी कि आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उनका दिल ही टूट जाता। तुम्हें तो अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है, तुम्हारी बूढ़ी माँ की बस एक ही ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर सेटल हो जाओ, मगर नहीं तुम्हें तो मेरी एक नहीं सुननी। तो उसका रोना धोना देखकर किंग जिन गुस्से में कहने लगा कि माँ मैं जानता हूँ आप नाटक कर रही हो, प्लीज अब दुखियारी माँ का रोल छोड़कर बाहर आ जाओ। ये सुनते ही मौली ने तुरंत ही रोना बंद कर दिया। वो कहने लगी ठीक है मैं अब कोई नौटंकी नहीं करूंगी, मगर तुम्हें उसके लिए मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जिस पर किंग जिन कहता है ठीक है बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो कहने लगे कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा, मगर किंग जिन तो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। मगर मौली तो जिद पर अड़ चुकी थी। वो कहती कि ये लड़की सेम टू सेम उसी बंदी की जैसी है जिसने मेरे बच्चे की जिंदगी के 7 साल बर्बाद कर दिए। 7 साल पहले भी तुम्हारे साथ धोखा हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस बार भी तुम्हारे साथ कोई धोखेबाजी हो। इधर किंग जिन को बाओ का मैसेज आया था। वो कहती अंकल मेरी मम्मा आज ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है, इसलिए मेरे ग्रैंडफादर ने आपको
इन्फॉर्म करने के लिए बता दिया कि आप भी डेट पर चले जाए, वरना मम्मा को कोई बुरा अंकल आपसे छीन लेगा। तो किंग जिन जल्दी से अपनी माँ से कहने लगा कि ठीक है, मैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर तो मॉली काफी ज्यादा खुश हो गई। अब वो एक सेकंड भी जाया किए बिना ही उसे डेट पर जाने के लिए बता देती है। साथ ही साथ वो भी उसको फॉलो करने लगी। इधर चेन को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि किंग जिन ब्लाइंड डेट के लिए मान कैसे गया, इसलिए वो भी उस पर नजर रखने के लिए उनके पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद मॉली उसी होटल में पहुंच गई जहाँ पर उसके बेटे की ब्लाइंड डेट थी और खुद से ही बातें करते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी कराना ही मेरा काम है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी फालतू लड़कियों के पीछे घूमने नहीं दूंगी। और तभी यून की बच्ची भागते हुए उसके पास आ जाती है। जिन कह रहा था कि सिस्टर आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। सिस्टर ये लफ्ज सुनते ही मॉली को तो ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से जवान हो गई, इसलिए वो कहने लगी बच्चों वैसे तो कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के एज की हूँ। हाय, ये मेरा खूबसूरत चेहरा न जाने कितनों को ही धोखा दे चुका है। खैर तुम मुझे ग्रैंड मदर बुला सकते हो। तो ये दोनों बच्चे मॉली को ग्रैंड माँ कह के पुकारने लगे, जो सुनकर तो और ज्यादा खुश हो गई थी। अब उन दोनों का ढेर सारा लाड़ी कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक वेटर पहुँच गया। वो बताता है कि ग्रैंड माँ ये वाला टेबल आपका है, मगर वेटर के मुंह से ग्रैंड मदर ये लफ्ज मॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसे गुस्से में कहने लगी कि तुम तो मेरी उम्र के हो, इसलिए तुम मुझे ग्रैंड मदर नहीं बुलाओगे, समझ गई तुम। जिसके बाद मॉली किंग जिन और उसके साथ जो लड़की बैठी थी उन्हें ऑब्जर्व करने लगी। किंग जिन को पता था कि उसकी माँ जरूर से उसका पीछा करती हुई यहाँ पहुँच गई है, इसलिए वो भी उसे पलट कर देखने लगा। तो मॉली बड़ी चालाकी से अपना मुँह छुपा देती है। वहीं पर किंग जिन से थोड़ी दूरी पर यून अपने ब्लाइंड डेट के साथ बैठी हुई थी। यून तो यहाँ पर पूरा होलिया ही बदल के आ गई, मगर फिर भी किंग जिन उसे पहचान लेता है। उसका तो अब पूरा ध्यान अपनी डेट को छोड़कर यून पर था। यून उस बंदे से कह रही थी कि तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, मुझे बताओ ना तुम इसका ख्याल कैसे रखते हो। उनकी बातें सुनकर किंग जिन को तो काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। वहीं पर यून अपने डेट से पूछने लगी कि तुम कौन से वाले फेशियल्स यूज करते हो, जरा मुझे भी थोड़ी बहुत टिप्स दो ना, मैं भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए ज्यादा स्किन केयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। जिस पर वो बंदा कहता है अरे तुम्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। अब उनकी बातों से तो किंग जिन इतना ज्यादा भड़क गया कि वो पूरा ताव अपने खाने पर मारने लगा। इधर यून कहती कि तुम्हारे होठ तो काफी ज्यादा पिंक है, बताओ ना तुम कौन सा ग्लॉस यूज करते हो। तो बंदा तुरंत ही अपना ग्लॉस बाहर निकाल कर यून को दिखाने लगा। ओके तेरे वाह, ये तो बड़ा ही प्यारा है, क्या तुम अपने हाथों से मेरे लिप्स पर इसे अप्लाई कर सकते हो। वेल ऐसी रिक्वेस्ट तो अक्सर लोग रिफ्यूज नहीं कर पाते, इसलिए वो बंदा तुरंत ही अपने हाथों से उसके होठों पर ग्लॉस लगाना शुरू कर देता है। जो देखकर किंग जिन भी अपने वाले बंदी से पूछने लगा कि क्या तुम्हारे पास कोई लिपस्टिक है। जिस पर वो कहती हाँ, क्यों क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुमने जो शेड लगाया ना वो तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, चलो अपनी लिपस्टिक निकालो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे होठों को रंग दूंगा। ये सुनकर तो बंदी काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे लग रहा था कि किंग जिन उसे पसंद करने लगा है, मगर असल में तो किंग जिन के दिल में शोले भड़क रहे थे। जिसके बाद वो लिपस्टिक लेकर उस बंदी के होठों को रंगना शुरू कर देता है, हालांकि उसका पूरा ध्यान यून पर था। इधर मॉली देखती है कि किंग जिन का मामला अब सेटल होने वाला है। साथ ही साथ उसने एक्साइटमेंट में ढेर सारा शरबत निपट लिया था, जिस वजह से वो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा देती है। वहीं पर किंग जिन यून को देख देख के अपनी वाली बंदी का मुंह बंदर जैसा लाल कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगा कि वाह, अब तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, एकदम हुस्न परी। ये सुनकर तो बंदी भी शर्माने लगी और उतने में ही वहाँ पर यून के बच्चे आ जाते हैं। वो किंग जिन को डैडी डैडी कह के पुकार रहे थे। इन बच्चों को देखकर तो उस बंदी को शौक ही लग गया। वो किंग जिन से कह रही थी कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुमने मुझे इनके बारे में बताया भी नहीं। जिस पर किंग जिन कहता है सॉरी, तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ भूल गया था। और तभी बच्चे उस लड़की से कहने लगी कि शायद पापा आपको हमारी मम्मी के बारे में भी बताना भूल गए, हमारी मम्मा भी हमारे साथ ही रहती है। जो सुनकर वो बंदी अपना लाल मुंह लेके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही किंग जिन अपने बच्चों से कह रहा था कि तुमने यहाँ आकर मुझे बचा लिया, चलो अब तुम्हारी मम्मा की भी डेट खराब करते हैं। जिसके बाद वो सीधे जाकर यून को अपनी तरफ खींच लेता है। उस बंदे से कह रहा था कि माफ करना भाई, लेकिन ये मेरी बीवी है, जब भी ये मुझ पर नाराज होती है सीधे ब्लाइंड डेट पर निकल जाती है। और हाँ, अगर इसने तुम्हें कोई इंस्टा आईडी दिया होगा तो उसे भी डिलीट मार देना। जिसके बाद वो यून से कह रहा था कि चलो जाने मन, घर जाने का वक्त हो चुका है। ये सब सुनकर तो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो गया। वहीं दूसरी तरफ मॉली भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और खुश होकर कहने लगी कि मेरे बेटे को ब्लाइंड डेट पसंद आ गई, अब वो जल्दी शादी करके सेटल हो जाएगा और फिर उसके क्यूट क्यूट से बच्चे होंगे जो मुझे दिन भर ग्रैनी ग्रैनी कह के पुकारेंगे। ओ ये सब इमेजिनेशन तो कितना ज्यादा प्यारा है। मगर तभी वो देखती कि किंग जिन का टेबल तो खाली पड़ा है, इसलिए वो तुरंत ही उसे कॉल लगाकर पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, मम्मा तुम्हें कब से ढूंढ रही है, बताओ लड़की कैसी थी, मैं जानती हूँ तुम्हें वो काफी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए तो तुम उसे अपने
हाथों से लिपस्टिक लगा रहे थे, मगर किंगजिन ने तो तुरंत ही उसका कॉल कट कर दिया। वो अब यून और उसके बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच चुका था। वहाँ जाते ही यून के बच्चे उसे माफी मांगने लगे, क्योंकि उनकी वजह से किंगजिन की डेट खराब हो गई थी। वो कहते कि अंकल, हम दिल से चाहते कि आप ही हमारे फादर बनो, इसी वजह से हमने उस आंटी के सामने आपको पापा बोल दिया। मगर किंगजिन को तो उनकी हरकतों से कोई एतराज नहीं था। वो खुद भी यही चाहता था कि उसकी डेट जैसे तैसे खराब हो जाए, इसलिए वो भी उन्हें तसल्ली देते हुए बताने लगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो अब तुम खेलने जाओ, तब तक मैं तुम्हारी मदर से बात करता हूँ। अब बच्चों के वहाँ से जाते ही वो दोनों बात करने लगते हैं। यून कह रही थी कि तुम्हारा घर तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, यकीन मानो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जिस पर किंगजिन कहते हैं, हाँ मगर अभी भी इसमें एक कमी है, कोई इसे संभालने वाली मिल जाए तो बात ही बन जाएगी। और तभी यून उससे कहने लगी कि तुमने जानबूझकर मेरी ब्लाइंड डेट को बर्बाद कर दिया, साथ ही तुम्हें उसका जरा भी अफसोस नहीं। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए तुम माफी तो मांग ही सकते थे। जिस पर वो कहने लगा कि मैंने जो भी किया वो एकदम सही था, इसलिए मैं बेवजह तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर यून को लग रहा था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा ढीठ है। वो कहने लगी कि ये मत समझना, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी फियांसे होने के बावजूद भी अभी भी तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचते रहते हो, और उसी की वजह से तुमने मेरी ब्लाइंड डेट को भी खराब कर दिया। देखो, ऐसी हरकतें अच्छे लोग नहीं करते। मेरे ख्याल से आप तो कैरेक्टर के बहुत ही ढीले बंदे हो। ये सुनकर तो किंगजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहने लगा कि पता नहीं तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन मेरी कोई फियांसे नहीं और ना ही मैं लड़कियों के पीछे भागता रहता हूँ। जिस पर यून कहने लगी कि प्लीज अभी झूठ बोलना बंद कर दो। उस दिन शाओजी ने मुझे खुद पर्सनली मिलकर बताया था कि वो तुम्हारी फियांसे है, मगर किंगजिन ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि उसने तुमसे झूठ बोला और देखो तुम भी उसकी बात मान गई, यानी कि तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है। जिस पर यून कहती, देखो मुझे ये बकवास नहीं सुननी, ये सब तुम उसके साथ ही डिस्कस कर लेना कि उसने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। खैर मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि आज मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। दरअसल आपकी शाओजी ने किसी प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया है। वो चाहती है कि ये डील क्रैक करने में मैं उसकी मदद करूँ। तो किंगजिन भी इसके लिए मान गया। वो कहने लगा ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हें डायरेक्टर इसलिए नहीं बनाया था कि तुम सिर्फ फ्री वाला सैलरी उठाओ। अब तुम मीटिंग में जा सकती हो, मगर हाँ तुम्हारा ये घटिया वाला विग उतार के जाना। ऐसी जोकर बन के जाओगी तो मेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। जिसके बाद हमें सीधे होटल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शाओजी यून को लेकर किसी मिस्टर लियो से मिलने पहुँच गई थी। वो यून को उसके साथ इंट्रोड्यूस करते हुए बताने लगी कि मिस्टर लियो तुम्हारे काम के बहुत बड़े फैन हैं। अब तुम उन्हें अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज बताओ, तब तक मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। यून को तो यहाँ पर ही दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, लेकिन वो इसका जिक्र शाओजी के पास बिल्कुल भी नहीं करती। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि किंगजिन बाओ की हेयर पिन लगाकर उनके साथ बच्चों जैसे टाइम पास कर रहा था, मगर अब वो भी बच्चों के साथ खेलकर बोर हो गया था। साथ ही साथ वो देखता है कि उनको जाकर काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। वहीं पर बच्चे भी उसे खाना बनाने की फरमाइश करने लगे। अब उसे तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। साथ ही साथ उसे ये भी रियलाइज हुआ कि बच्चों को संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए अब वो यून को वॉइस नोट भेज के पूछने लगा कि तुम्हें जाकर काफी ज्यादा देर हो गई, बताओ तुम कब तक वापस आओगी। मगर यून को तो मैसेज ही डिलीवर्ड नहीं हो रहे थे, इसलिए किंगजिन ने सीधा उसे कॉल लगा दिया। मगर वो देखता है कि यून का तो कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा, जिस वजह से किंगजिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। इसलिए वो जल्दी से चेन को कॉल करके कहने लगा कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर तो चेन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है, अरे बॉस ये क्या मुसीबत है यार, मैं नैनी थोड़ी ना हूँ जो बच्चों पर ध्यान रखूंगा। मगर किंगजिन उसकी एक नहीं सुनता, इसीलिए वो बेचारा रोंदू सी शक्ल बनाते हुए कहने लगा कि बॉस इस बार तो आपने हद पार कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लियो यून को जबरदस्ती शराब पिला रहा था। वो कहने लगा कि बस ये बोतल खत्म होने के बाद ही हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। और उसी वक्त यून को ऐसा फील होने लगा कि उस शराब में कुछ तो मिलाया हुआ है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे। इसलिए अब उसने मिस्टर लियो को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अब वो हंसी जाने लगी कि तभी लियो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। वो कहने लगा कि अगर तुम चली गई तो प्रोजेक्ट को डिस्कस करना बाकी रह जाएगा। मगर यून को तो इसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए सीधा वहाँ से बाहर चली गई। इधर किंगजिन भी यून को ढूंढते हुए उसी होटल में पहुँच गया था। साथ ही साथ शाओजी भी इधर टेबल पर आ गई। वो देखती कि यून तो वहाँ से जा चुकी
चुकी है, यानी कि उसका अब सारा प्लान फेल हो गया। मगर उसे एक बात की तो तसल्ली थी कि यून किसी न किसी के साथ नाइट स्पेंड जरूर करेगी। वह उसने शराब में एक दवा मिलाई हुई थी ताकि यून मिस्टर लियो के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाए, और इसी चीज को किंग जिन को बताने वाली थी कि यून एक अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं है ताकि वो उससे अलग हो जाए। वही दूसरी तरफ किंग जिन यून को ढूंढ रहा था और तभी नशे की हालत में यून उसके पास पहुंच गई। वो किंग जिन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। साथ ही साथ वो किंग जिन को किस करने की भी कोशिश करने लगी। उसकी हरकतें देखकर ही वो समझ गया था कि यून की ड्रिंक के अंदर कोई ना कोई गलत चीज जरूर से मिलाई गई है। अब वो तो यून को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकता था, मगर फिर भी वो उसके इनोसेंस का फायदा भी नहीं उठाना चाहता। इसलिए किंग जिन उसे रोकते हुए पूछने लगा कि क्या तुम मुझे पहचानती हो, जिस पर यून उसे बताने लगी कि हाँ तुम तो किंग जिन हो। तो अब किंग जिन उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे वहाँ से रवाना हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमने अपने सेकंड चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट करके एंजॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।